डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। आपको याद होगा कि हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं और आज हम इस लेक्चर में गैसियस स्टेट की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इम्पॉर्टेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रॉपर्टीज है इनको मैंने इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा है क्योंकि गैसियस स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए या उसकी बिहेवियर के बारे में बताने के लिए इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना जरूरी है, यानी इन प्रॉपर्टीज का मालूम होना जरूरी है। ये प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि ये कितनी है और ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, इनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम नॉलेज लेंगे और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। इनका आपस में रिलेशन देखेंगे, हम देखेंगे ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली है क्या, इनके यूनिट्स क्या है और इनको हम मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इन प्रॉपर्टीज में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और मास, ये मेन प्रॉपर्टीज हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो है प्रेशर। तो चलो प्रेशर ही देखते हैं फिर। प्रेशर ऑफ गैस क्या है? तो प्रेशर ऑफ गैस अगर आप देखना चाहेंगे कि अगर आपको मालूम होगा तो आपने सुना होगा कि प्रेशर मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। अब गैस में कौन सा फोर्स है और कौन सा एरिया है। ठीक, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, आपको मालूम है कि जो गैसेस रहते हैं, गैसियस पार्टिकल्स, वो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। ठीक, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। मान लीजिए ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटिन्यूअस मोशन में है। मोशन में ये आपस में टकराते हैं, यानी दे कोलाइड विद ईच अदर और कोलाइड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। यानी इस दीवार के साथ में, ये मान लीजिए कंटेनर है जिसमें ये गैस मैंने रखी हुई है, ये अपने साथ में भी, अपने आपस में भी कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं और इस दीवार के साथ में भी टकराते रहते हैं। जब ये दीवार के साथ टकराते रहते हैं तो इस दीवार को ये पुश करते हैं, यानी इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। एंड दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय दीज गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड प्रेशर। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे हमारे पास में एक फुटबॉल, मान लीजिए ये है फुटबॉल मैंने बनाई हुई है, ये फुटबॉल है, मान लीजिए रफली बनाया। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है बनाने की। इसमें मान लीजिए गैस है, ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगी और इस दीवार के साथ में भी टकराएंगी। इस दीवार के साथ जब टकराएंगे तो दीवार पे, यानी फुटबॉल की जो लेयर रहती है, यानी उसका ये जो फुटबॉल जो रहता है, फुटबॉल उसका जो ब्लेडर रहता है, उस ब्लेडर को जब ये टकराएंगे तो इस टकराने से इस ब्लेडर के ऊपर फोर्स लगता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स का फोर्स। एंड दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, यानी जो इंटर पार्टिकल यहाँ पे कोलिजन है, इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर, यानी इससे प्रेशर नहीं बनता। प्रेशर बनता है इससे, ये जो कंटेनर के वॉल के साथ में ये टकराते हैं। सो दिस क्रिएट्स प्रेशर। तो आपको अब पता चल गया होगा कि गैसेस का प्रेशर कहाँ से आता है, यानी गैसेस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है। ठीक, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये प्रेशर मेजर कैसे करते हैं हम कहते हैं ना कि इसमें 10 एटमॉस्फेयर, 15 एटमॉस्फेयर या 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास में जो दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है एक बैरोमीटर और दूसरा है मैनोमीटर। इनमें क्या डिफरेंस है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें इनका स्ट्रक्चर और इनका वर्किंग जो है वो पढ़ना है। फिलहाल मैं बताऊंगा कि मेजर, प्रेशर को जो मेजर करने के लिए डिवाइस यूज किया जाता है, दैट इज आइदर बैरोमीटर और मैनोमीटर। यहां तक समझ में आया? अब मेजर हमने किया, लेकिन कौन कौन से यूनिट्स में किया? हम प्रेशर को डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं जरूरत के हिसाब से। और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, वो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। ये फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स प्रेशर, तो इसका मतलब इसका एसआई यूनिट होगा फोर्स का यूनिट डिवाइड बाय एरिया का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन,
और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल, या इसे हम लिखते हैं पीए। ठीक है, पीए, पीए स्टैंड्स फॉर पास्कल। सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज व्हाट, पास्कल। ठीक है, तो पास्कल याद रखना। अब हम फिर पास्कल यूज क्यों नहीं करते, हम तो अक्सर हम बोलते हैं कि ये इतने एटमॉस्फेयर है, इतने बार है, तो पास्कल यूज क्यों नहीं करते। एक्चुअली होता क्या है, जो पास्कल है ये बहुत ही छोटा यूनिट है। मैं आपको बताऊंगा कितना छोटा। देखो, अगर हम 1,00,000 पास्कल लेंगे, 1,00,000 पास्कल, 1,00,000 पास्कल, 1,00,000 पास्कल जो है वो एक बार के बराबर होगा। तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे 10 रेज पावर 5 पास्कल जो है दैट इज इक्वल टू 1 बार। बात समझ में आ गई। अब अगर ये इतना छोटा यूनिट है तो इसको हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम पास्कल के बदले में दूसरे यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे बार यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर यूज करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 10 रेज पावर 5 पास्कल यानी 1,00,000 पास्कल वो किसके बराबर रहता है, एक बार के बराबर। ठीक, तो इतना याद रख लेना। अब हमारे पास में आता है और एक यूनिट दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हम देखेंगे एटमॉस्फेयर और पास्कल के बीच में क्या रिलेशन है, और एटमॉस्फेयर और बार के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जो एटमॉस्फेयर रहता है, 1 एटमॉस्फेयर, इसके लिए मैं तरीका भी बताऊंगा। 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0325 बार। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर इतने बार के बराबर रहता है, ये याद रखना है। कितने बार के बराबर, 1.0325। या मैं ऐसा बता सकता हूं कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार, यानी 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार जो है ऑलमोस्ट आपस में बराबर, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं। अब अगर मुझे फिर भी ये याद रखना है तो इसके लिए तरीका है। देखो, ये जो 1 है ना, 1, इसको अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर पॉइंट ए जो है, ए ये 0 के जैसा दिखता है तो इसके बदले 0, टी जो है ये 1 के जैसा दिखता है तो 1, एम को ऐसा उल्टा करके लिखेंगे तो 3 बन जाएगा, तो 1.013 आएगा, जैसे यहाँ पे। तो मैं ऐसा लिखूंगा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। ये लिखा मैंने 1.03 बार। 25 भी लगा दे तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाए तब भी चलेगा। समझ में है ना। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0325 बार आपको याद रखना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं एटमॉस्फेयर और पास्कल के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये बहुत आसान है। हम ऐसा करेंगे, मैं लिखूंगा इसको ऐसे, देखो मैं लिखूंगा 1 एटमॉस्फेयर 1 ATM बराबर रहता है 0.13 बार, यानी मैं लिखूंगा इनटू बार, चलेगा, शाबाश। या मैं ऐसा लिखूंगा 1.013 इंटू 1 बार है ना, तो 1 बार के बदले में लिखेंगे 10 रेज पावर 5 पास्कल, क्योंकि 1 बार बराबर रहता है 10 रेज पावर 5 पास्कल के, तो मैं लिखूंगा इंटू 10 रेज पावर 5 PA, चलेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0325 इंटू 10 रेज पावर 5 पास्कल, राइट। तो ये हो गया। अब और एक बात, एक एटमॉस्फेयर जो है, एक एटमॉस्फेयर वो 760 mmHg के बराबर रहता है। mm ऑफ मरकरी बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी 760 mm ऑफ Hg। देखो इसे ऐसा क्यों कहते हैं। अगर मैं एक बैरोमीटर ले लूं, ये मैंने यहाँ पे बनाया, मैं दोबारा बनाऊंगा क्योंकि एक बार लेक्चर खराब हो गया तो मैंने वहीं से शुरू किया, इससे मेरा टाइम भी बच जाता है। देखो बैरोमीटर कैसा रहता है, इसमें एक कैपिलरी रहती है और यहाँ पे रहता है मरकरी इसमें भरा हुआ। इसको मैं मरकरी को यहाँ ब्लू कलर से लिखता हूँ, ये है मरकरी इसमें, और ये है कैपिलरी।
अब जब इस मरकरी पे प्रेशर पड़ता है, मान लीजिए इसके ऊपर हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल दिया, तो क्या होगा, ये मरकरी किधर भागेगा, मरकरी भागेगा इधर खाली कैपिलरी में, तो इसमें राइज होता है। मान लीजिए यहाँ तक राइज हो गया। जब हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे ना, तो ये कितना राइज होगा, ये राइज होगा 760 mm, 760 मिलीमीटर, ये 760 मिलीमीटर ये ऊपर जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg। ठीक, या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg। Hg मीन्स मरकरी। बात समझ में आ गई, शाबाश। प्रेशर के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम। देखो गैसेस का जो वॉल्यूम है ना, मैंने आपसे पहले ही कहा कि गैसेस हम 2 तरह के लेते हैं, एक तो आइडियल लेते हैं, आइडियल गैस, और दूसरा लेते हैं रियल। लेकिन ये जो हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना ज़्यादा, ये हम सबसे पहले आइडियल गैसेस के लिए देखते हैं। और आइडियल गैस कोई गैस नहीं है, बल्कि कुछ खास कंडीशंस में, जिनको हम कहते हैं आइडियल गैस कंडीशंस, उन कंडीशंस में हम रियल गैस को आइडियल गैस के जैसा बना सकते हैं। और वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस है हाई टेम्परेचर एंड अ लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक, और आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये है कि ये मान लीजिए हमारे पास कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं, और मूव करने से ये इस वॉल के साथ कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो प्रेशर क्रिएट होगा। जितना ये ज़्यादा कोलाइड करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, है ना। और जितना ज़्यादा ताकत से ये कोलाइड करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। या मैं बोलूँगा जितनी काइनेटिक एनर्जी इनमें ज़्यादा है उतना प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। समझ में आया। इनकी पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैसेस की हम 0 लेते हैं। ठीक, तो इनकी अगर ऑलमोस्ट 0 एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब इनकी जो एनर्जी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ही है। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब हाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, और लो प्रेशर का क्या मतलब है? लो प्रेशर का मतलब ये हुआ कि हम इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। यानी अगर हम कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा कर देते हैं तो मॉलिक्यूल को इसके साथ टकराने के लिए पहले यहाँ से यहाँ आना पड़ता था, क्योंकि नज़दीक नज़दीक थे मॉलिक्यूल। अब दूर से आना है तो इसमें वॉल के साथ में जो कोलिजन होंगे वो कम होंगे, तो प्रेशर कम होगा। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब आते हैं वापस वॉल्यूम पे। देखो आइडियल गैसेस का जो वॉल्यूम है, अगर आइडियल गैस बनानी है तो मैंने आपसे कहा कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होना चाहिए। जब प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है। तो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। बात मेरी समझ लेना। ये वॉल्यूम जो है, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और ये जो वॉल्यूम है, ये गैसेस का वॉल्यूम, ये बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। बात मेरी समझ में आ गई? शाबाश। ये बात याद रखना, वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो रहता है, स्पेशली आइडियल गैसेस, वो रहता है फ्री स्पेस इन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, वॉल्यूम जो लेते हैं हम यहाँ पे, ये याद रखना, ये रहता है फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दीज मूविंग मॉलिक्यूल्स। ये याद रखना।
गैस का जो वॉल्यूम रहता है दैट इज फ्री स्पेस, यानी ये जो स्पेस है, ये वाली स्पेस, इसको मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे करता हूँ। ये जो स्पेस है इधर, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, दिस ग्रीन स्पेस इज एक्चुअली फ्री स्पेस, यानी इन पार्टिकल्स के वॉल्यूम को छोड़ के जो वॉल्यूम है वो है जनाब वॉल्यूम ऑफ गैस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस एक्चुअली है क्या, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इट मीन्स, मैंने आपसे कहा फ्री स्पेस, बात मेरी समझ में आ रही है। अब अगर मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो आप बोलेंगे ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। क्लियर, बात समझ में आ गई। और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स क्या है, गैसेस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस वो ये है। क्लियर, और बात समझ में आ रही ना, शाबाश। तो मैं फिर ऐसा बोलूंगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस वो है फ्री स्पेस, है ना, फ्री स्पेस, या मैं बोलूंगा फ्री स्पेस वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, वो बराबर रहेगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ, या मैं बोलूंगा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अगर हम देखेंगे इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है। क्या ये नेग्लिजिबल, यानी बहुत कम, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। अगर ये नेग्लिजिबल है तो हम इसको कैंसिल ही कर देते, इतने को हम कैंसिल कर देते हैं। तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये याद रखना। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इट इज फ्री स्पेस मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस रहता है वो इस वॉल्यूम के मुकाबले में, इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम रहता है, यानी नेग्लिजिबल रहता है। इसीलिए हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बात समझ में आ गई, शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी हो तो हम बोल सकते हैं जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ गैस है। लेकिन हमारे पास में एक डिवाइस भी है, उसको कहते हैं गैस ब्यूरेट, गैस ब्यूरेट। गैस ब्यूरेट यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ गैस। ये कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें जरूरत पड़ता है, तब हम मेजर करते हैं, वरना हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक, अब लेते हैं इसका यूनिट। यूनिट देखो, सब इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, जिस तरह प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं इसी तरह से इसके भी यूनिट्स बहुत सारे। सबसे पहला यूनिट जो मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो वॉल्यूम का रहेगा, वॉल्यूम हम करते हैं मेजर ऐसे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी मैं करूंगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब है इसका यूनिट, एसआई यूनिट। और क्यूबिक मीटर जो है, क्यूबिक मीटर वो बराबर रहता है 10,000 लीटर्स की। कितने, सॉरी 1000 लीटर्स, कितना, 1000 लीटर्स। अब ये जो यूनिट है ये वाला 1000 लीटर का, ये तो बहुत बड़ा है। अब इससे स्मॉल यूनिट्स जो रहते हैं, स्मॉल यूनिट्स, यूनिट्स वो रहता है लीटर, लीटर। याद रखना है 1 लीटर जो रहता है वो रहता है डेसीमीटर क्यूब के बराबर, जबकि मीटर क्यूब किसके बराबर है, 1000 लीटर्स के। याद रखना 1000 लीटर्स, जबकि लीटर जो है वो डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, डेसीमीटर क्यूब। बात याद रखना। या इससे भी छोटा यूनिट हम यूज करते हैं एमएल, मिलीलीटर, वो बराबर रहता है सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप सीसी भी कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। एक्चुअली क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो एमएल है, और डेसीमीटर क्यूब है या क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो लीटर है। ठीक है, ये समझ में आया, यहां तक याद रहेगा ये, शाबाश, बहुत इजी है ये। अब और एक जो हमारे पास में
मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, थर्मोमीटर। ठीक, डिफरेंट तरह के थर्मोमीटर्स रहते हैं हमारे पास में। और टेम्परेचर है क्या? इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। यही कहते हैं ना हम। शाबाश। अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? याद रखना, गैसेस के लिए जो यूनिट लेते हैं हम, गैसेस के लिए वो लेते हैं केल्विन। केल्विन याद रखना ये। तो हम यूज करेंगे केल्विन स्केल ही, यानी केल्विन टेम्परेचर ही लेंगे हम केल्विन्स में ही इसको क्या करेंगे? मेजर। चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो या गैसियस स्टेट हो, तो हम यूज करेंगे केल्विन। बाकी जो यूनिट्स है हमारे पास में, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या फ़ारेनहाइट है, ये भी यूज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है इनके आपस में क्या रिलेशन है? इनका कोई रिलेशन है क्या आपस में, केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का? तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। अगर मैं डिग्री सेल्सियस देखूं, डिग्री सेल्सियस, तो वो बराबर रहता है जो हमारे पास में केल्विन होगा, केल्विन। केल्विन उसको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस 273.15, या आप 273 भी याद रखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसे ऐड करना पड़ता है 273.15। जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि 273 केल्विन। अब अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री मतलब 274 केल्विन। 25 डिग्री है 278 केल्विन, सॉरी 298 केल्विन, सॉरी 298 केल्विन। यहाँ 25 डिग्री ऐड, यानी 25 ऐड करना है, 25 ऐड करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? यानी अब अगर हम इसी तरह से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन देखेंगे, तो डिग्री सेल्सियस जो रहता है, डिग्री सेल्सियस, वो बराबर रहता है 5/9, राइट, 5/9 इंटू F-32। यानी अगर आप डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32 जब करेंगे, तब जाके वो किसके बराबर बन जाएगा? डिग्री सेल्सियस के बराबर, डिग्री सेल्सियस के बराबर बन जाएगा। क्लियर? यहां तक तो ठीक है, शाबाश। या अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 5, इसको भी डिवाइड कर दूं 5, तो ये बन जाएगा डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 5/5 कैंसल, ये हो जाएगा F-32 डिवाइड बाय 9, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रहता है मास। अब थोड़ा सा ही रह गया मास। मास भी एक प्रॉपर्टी है। इससे पहले वाले जो 3 प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से ये 3 प्रॉपर्टीज जो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक, अब मास देखते हैं, मास ऑफ गैस। तो मास ऑफ गैस बहुत ही आसान है। कैसा है? देखो, अगर हम 2 कंटेनर लेते हैं, सपोज मैं करूँगा एक कंटेनर, ये इस कंटेनर, मतलब ये कंटेनर ए है, इसका मास है सपोज ma, ये खाली कंटेनर है, और फिर इसको मैं गैस भरता हूँ, यहाँ पे गैस देता हूँ मैं इसमें, और ये कंटेनर बन जाता है। अब यही कंटेनर, मगर इसमें अब गैस है। ठीक, अब इसका जो मास है वो है mb। बात समझ में आ गई? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि गैस का मास कितना है, तो आप क्या करो, कंटेनर का मास विद गैस ले लो, उसमें से
कंटेनर का मास कट कर दो, यानी कंटेनर प्लस मास ले लो एक साथ, उसमें से कंटेनर का मास कट कर दो, माइनस कर दो, तो मास ऑफ गैस मिल जाएगा। तो मास ऑफ गैस कैसे मिलेगा? वो मिलेगा सपोज यहाँ पे एम बी, यानी इन दोनों का मास माइनस एम ए, यानी कंटेनर का मास, वो किसके बराबर रहेगा? मास ऑफ गैस। और मास को आप किलोग्राम में भी ले सकते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो यूज़ करते हैं हम यहाँ पे ग्राम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? ग्राम। तो इसका यूनिट लेते हैं ग्राम, हालांकि ऐसा यूनिट जो है वो है केजी। ग्राम क्यों लेते हैं? क्योंकि बाद में आप इजीली मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब गैस, ये भी पता होना चाहिए ना, ये भी बहुत ही ज़रूरी है, इसका भी पता होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स यानी एन बराबर रहता है मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास। समझ में आ गया? मास डिवाइड बाय मोलर मास। और ये भी ग्राम्स में लेंगे, ये भी ग्राम्स में लेंगे, याद रखना। मास इन ग्राम्स, मोलर मास इन ग्राम्स, या ग्राम मोलर मास, ठीक। तो उससे हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? तो ये प्योर मैथमेटिक्स से करते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ तक ये बहुत ही आसान है। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज विच आर वेरी एसेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गैसेस। और गैस के स्टेट को डिफाइन करने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों ने ये यहाँ तक समझा होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और फिर से याद दिला रहा हूँ मैं कि हम जो अभी गैसेस पढ़ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली, दिस इज़ बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस। जब हम परफेक्ट गैसेस पे पढ़ेंगे, सॉरी रियल गैसेस पे आएंगे, तो उस वक्त मैं बताऊंगा कि अब हम रियल गैसेस पे आ गए, ठीक। तो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।